दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज एक नई नई कहानियां आपको सुनने को मिलती रहेंगी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। माँ प्राकृतिक का दिया हुआ अनमोल उपहार होती है, लेकिन जैसे ही इसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है तो लोगों का मन नकारात्मक से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने सौतेले बच्चे को कष्ट देने वाली, यहाँ तक कि अपने पति के कान भरने वाली भी समझा जाता है। लेकिन इस रंगीन सी दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर होता है कि वह उस रिश्ते को कैसे निभाता है। दोस्तों, यह कहानी एक सौतेली माँ की है, जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। आर्यनगर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा भी था, जिसका नाम वैदिक था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाट बाट में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर वैदिक के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का तरीका शाही अंदाज में था। वैदिक की माँ यानी जमींदार की पत्नी का 6 माह वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जवाबदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे, और जमींदार एक बहुत ही बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपने बेटी की शादी करने को तैयार होते हैं। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीफ होता है। बारात में जमींदार का बेटा वैदिक भी घोड़े पर बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वैदिक को अपनी नई मां से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था। अब वह उनसे मिलने का ज़्यादा इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही वैदिक उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही वैदिक को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत ही शांत और सुशील थी। वह वैदिक को देखकर ही खुश हो जाती है। वैदिक बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगता है। वह वैदिक को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। अब वैदिक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थी, और अपनी सौतेली माँ के आने से वैदिक अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट नहीं सुनाई देती। तभी वह नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं, और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ जाता है। अपने पिता के मौत की खबर सुनकर वैदिक को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर उत्साहित हो जाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था।
लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी, सैलाब तो आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी होती है और अब वह कर्जदार हो चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। वैदिक अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों बाद ही इनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और इन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। वैदिक और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके होते हैं। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने माता पिता के घर नहीं जाना चाहती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। वैदिक की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चे के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए पर लेती है और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्चा चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। वैदिक को गरीबों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं होती थी। कई बार वैदिक को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता था। वैदिक के सारे ठाट बाट जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। वैदिक को जो मिलता वही वह खा लेता। वैदिक को रह रहकर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता के राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था। लेकिन आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। एक दिन वैदिक रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है। तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार वैदिक के पिताजी से मिलने उसके हवेली जा चुके थे। वह वैदिक के पास पहुंचकर अपनी कार को रोक देता है और गाड़ी से उतरकर वैदिक से उसके हालातों की वजह पूछता है। बड़े दिनों बाद वैदिक से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक वैदिक फूट फूट कर रोने लगा। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण वह कई सालों से जमींदार से नहीं मिल पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चलता है तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वह वैदिक से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? वैदिक उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर वैदिक की माँ के हाथों में दे देते हैं। लेकिन वह खिलौने से इतना कमा लेती थी कि अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वैदिक की माँ खिलौने बेचती है तो वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री थी और इन्हें एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। वैदिक की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह इनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। वैदिक भी अपने सौतेली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौने की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है।
उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी ला कर रख दी थी जिसकी उसे आदत थी। वैदिक अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान कभी नहीं चुका सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को भगवान से भी ज़्यादा पूजने लगता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।